तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि जन सेवा केंद्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। जन सेवा केंद्र चलाने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनके काम को आसान कर देता है और समय भी बचाता है। तो सबसे पहले हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे जन सेवा केंद्र चलाने के लिए वह विंडोज़ का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ वर्जन्स होते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। जो विंडोज़ 7 है वो बहुत लाइट वेट होता है, किसी भी पीसी में आसानी से वो रन कर लेता है और उसमें हैंग की प्रॉब्लम थोड़ा कम होती है और लो रैम लो मेमोरी पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर जाता है। विंडोज़ 10 के लिए थोड़ा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और विंडोज़ 11 के लिए तो मॉडर्न पीसी ही उस पे रन कर पाएंगी, ठीक है। गाइज़, अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो आप लाइटली काम कर सकते हैं। विंडोज़ 7 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मॉर्फो का डिवाइस होता है फिंगरप्रिंट वाला, वो विंडोज़ 7 में वर्क नहीं करता है। कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडोज़ 7 से उन्होंने अपना अपडेट डालना बंद कर दिया है, जैसे कि गूगल क्रोम ही हो गया। गूगल क्रोम ने अब विंडोज़ 7 के लिए अपडेट डालना बंद कर दिया है। और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज़ 10 में अब रन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अपना पीसी अपडेट कर सकते हैं, अपना लैपटॉप को अपडेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि समय विंडोज़ 10 का चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो जन सेवा केंद्र में 3 प्रकार के डेटा एंट्रीज सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं। एक है लिब्रे ऑफिस, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर इनका जो काम करने का जो भी ऑप्शंस है, जो भी फंक्शंस है, वो लगभग एक ही तरह है। और लिब्रे ऑफिस गाइज ये एक फ्री ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको आप इंस्टॉल करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो ट्रिपल सी के क्वेश्चंस होते हैं वो लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं और ऑफिशियली इस लिब्रे ऑफिस को ही इस्तेमाल किया जाता है ऑफिसों में, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है और ये फ्री भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल ऑफिसों में ज़्यादा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो ये लिब्रे ऑफिस से थोड़ा बेहतर होता है, पर ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। और तीसरे सॉफ्टवेयर की बात करें डेटा एंट्री में तो वो है गूगल शीट्स। गाइस, गूगल शीट्स जो होता है, जैसे हमें इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें एक्सेल फाइल को ओपन करना है तो हम चाहे एक्सेल का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तब उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर पीसी में हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए तब हम उस एक्सेल फाइल को खोल सकते हैं। लेकिन गूगल शीट्स गाइस एक ऐसा ऑनलाइन इसका जो ऑनलाइन एक वेबसाइट पे रन कर रहा है ये, इसके लिए आपको कोई विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको आप आसानी से अपने मोबाइल ब्राउज़र में इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी पॉइंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो वो है ब्राउज़र। हमें कौन सा ब्राउज़र किस किस समय इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं जो ब्राउज़र्स की बात करूँगा वो 4 ब्राउज़र्स की बात करेंगे: गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो गूगल क्रोम गाइज़ ब्राउज़र है वो एक्चुअली वो बहुत फास्ट है, पेजेस को खोलने में वो बहुत कम समय लगाता है। और लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये रिसोर्सेज इसको ज़्यादा चाहिए, मेमोरी इसको ज़्यादा चाहिए। दैट मीन्स अगर आप गूगल क्रोम चला रहे हैं और आपका लो बजट पीसी है या फिर लैपटॉप है काम चलाने लायक, तो आप गूगल क्रोम के अलावा मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिसोर्सेज को कम यूज़ करता है। आपके कंप्यूटर्स के मेमोरीज़ को या फिर सीपीयू को थोड़ा ये कम यूज़ करता है। हालांकि
परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रोम अच्छा परफॉर्मेंस देता है मोजिला फायरफॉक्स से। और एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका सपोर्ट 2021 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद इसी का एक नया रूप आया EDGE, जिसको हम एज बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का गाइस जन सेवा केंद्र में क्या उपयोग है, आपको कोई डिजिटल सिग्नेचर वाली डिवाइस जैसे कि USB से, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर USB से आपको कोई काम करना है, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, चाहे कोई अदर काम हो, IRCTC का हो, अगर वो सब काम करना है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही कर सकता है। इसलिए मैंने ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर को ऐड किया है। चौथे पॉइंट की बात करें गाइस तो फ़ोटो और वेक्टर एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है हमने उसकी बात की है। जैसे एडोबी फ़ोटोशॉप से हम किसी फ़ोटो को क्लीन कर सकते हैं, उसमें मार्क्स को हटा सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है कोरल ड्रा का यूज़ शादी के कार्ड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई CDR फाइल आ गई, हमने उसको एडिट करके रख लिया 10-12 CDR फाइल, अब हम उससे शादी कार्ड के मैटर जो भी है दे सकते हैं। और MS पेंट की बात करें तो MS पेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जन सेवा केंद्र के लिए। इसमें क्या होता है, क्रॉपिंग करना हो, साइज सेट करना हो किसी इमेज का, ये सब चीज़ें आसानी से, और थोड़ी बहुत इमेज में एडिटिंग करनी हो, टेक्स्ट की इधर से उधर करना हो, तो ये चीज़ें आसानी से MS पेंट से हो जाती हैं। पाँचवें पॉइंट की बात करें गाइस, एंटीवायरस हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए कंप्यूटर में। गाइस अगर आप Windows 7 चला रहे हैं और आपका बजटेड PC है, आपके पास बहुत बढ़िया लैपटॉप नहीं है, तो आप ना ही यूज़ करें एंटीवायरस, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, उन सब चीज़ों से बचें, फालतू वेबसाइट को ओपन ना करें, जो वेबसाइट जानते हैं उन्हीं पे काम करें, ये चीज़ें आपके लिए। और किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट ना करें फालतू ही, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो, उसके बारे में नहीं जानते हैं तो और Windows 10 अगर आपके पास है तो विंडोज़ डिफेंडर उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पड़ा रहता है, कोई भी वायरस वो खुद ही आने नहीं देता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हम एडिटिंग के बारे में बात करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कभी कभी फ़ोटो PDF एडिटिंग की। तो PDF एडिटिंग के लिए गाइस जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, फॉक्सिट PDF एडिटर मैं यूज़ करता हूँ। आप कोई भी और भी PDF एडिटर यूज़ कर सकते हैं। खैर इसमें जो फॉक्सिट PDF एडिटर है इसमें OCR का सिस्टम इसमें दिया है। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई इंग्लिश में लिखा हुआ कोई पेपर है, अगर आप उसको स्कैन करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा, टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेगा और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड सॉफ्टवेयर की बात करेगा जिसका नाम है एडिटिंग में ही यूज़ किया जाता है, PDF एडिटिंग में ही, उसका नाम है सजेदा। जो सजेदा है ये वो उस PDF को एडिट कर देता है जो नॉर्मली फॉक्सिट से नहीं एडिट हो रही होती हैं। ठीक है। तीसरा जो सॉफ्टवेयर का नाम मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा था पर कर दिया ऐसे ही, मतलब मैंने सोचा चलो कर देते हैं। तो उसका नाम है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा कुछ लोगों को नहीं होगा, वो अलग बात है। उसका नाम है FL स्टूडियो। इसे ऑडियो को मॉड्यूलेट किया जाता है, उसमें मिक्सेस किए जाते हैं, रिमिक्सिंग की जाती है। तो ये FL स्टूडियो का काम है। खैर इसका यूज़ बहुत कम ही लोग करते हैं। अगले सॉफ्टवेयर की बात करेगा तो अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है ड्रॉइड कैम। ये जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, अगर आपका जो लैपटॉप है ना, अगर आपके लैपटॉप में कैमरा ख़राब है और अचानक से आपको कोई ज़रूरत पड़ गई कि बंदे को सामने रख के फ़ोटो खींचना है, जैसे कि SSC में जो नया नियम लगा दिया लाइव फ़ोटो खींचने वाला, तो ये ड्रॉइड कैम आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और इसको PC से इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने लिंक दे रखा है इसमें। तो आप जैसे ही ड्रॉइड कैम इंस्टॉल करेंगे, दोनों को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेंगे। इसकी IP उस एंड्रॉयड के ऐप में जब आप एंड्रॉयड ऐप की ID जब इसमें डालेंगे, आप दोनों सेम नेटवर्क में रहेंगे, तो जो आपका जो कैमरा है ना, जो आपका वेब कैम है ना, वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से फ़ोटो किसी का भी खींच सकेंगे। फाइलजिला FTP सर्वर,
इस सॉफ्टवेयर का यूज़ गाइस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास डेटा केबल नहीं है या फिर आप तुरंत ही अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से हमेशा फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना होता है, तो फाइलज़िला एफ़टीपी सर्वर यूज़ कर लीजिए। आप नॉर्मली कोई एफ़टीपी सर्वर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, फिर फाइलज़िला एफ़टीपी सर्वर से आप उन सभी डेटा को एक्सेस कर पाएंगे कनेक्ट करने के बाद। डिट्टो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइस, ये बहुत, पहली बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आप जो भी चीज़ें कॉपी करेंगे ना, वो इसको स्टोर करके रख लेगा। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप जो भी चीज़ कॉपी करेंगे वो ये स्टोर करके रख लेगा। हम जनसेवा केंद्र में ज़्यादातर लोग कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करते हैं, फिर उसको गलती से कभी भूल जाते हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये डिट्टो सॉफ्टवेयर वही काम करता है, उस चीज़ को कॉपी करके स्टोर कर लेता है क्लिप बोर्ड के रूप में। आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपने क्या कॉपी किया था। अब अगले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेगा इस, तो अगला सॉफ्टवेयर है गूगल इनपुट टूल्स। गूगल इनपुट टूल्स का यूज़ आप जैसे कि आप आय और जाति निवास हिंदी टाइपिंग के लिए मिला के किया जाता है। नॉर्मली अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखने जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगने वाला है, पर ऐसे ही आसानी से ईज़िली आप अपना नाम मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो आप RAHUL लिखेंगे तो राहुल हिंदी में ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये गूगल इनपुट टूल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है हिंदी में लिखने के लिए। ज़्यादातर यूज इसका करते हैं इसमें आय और जातीय निवास बनाने में हिंदी फॉर्मेट में, तो इसका यूज़ वहीं पर ज़्यादातर होता है। डेटा एंट्री में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं इसका। व्हाट्सएप वेब, ये आपके पीसी में मस्ट है, होना चाहिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करता है तो आप फट से जल्दी वेब व्हाट्सएप खोल लें अपने पीसी में ही, और उस वो फ़ोटो को एडिट करें या फिर उसको क्रॉप करके तुरंत प्रिंट को करके कस्टमर को दे सकें, या फिर कोई PDF मिला है तो उसको करके निकाल के दे सकें। अगला वेबसाइट जो है वो है टेलीग्राम। वेब टेलीग्राम है। जो ये वेब टेलीग्राम है इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि नॉर्मली व्हाट्सएप पे नहीं अवेलेबल रहते हैं, वो टेलीग्राम से ही वो लोग करते हैं। तो आपको उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम का होना ज़रूरी है। फिंगरप्रिंट ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास मंत्रा का डिवाइस है तो आपके पास मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। अगर आपके पास मोरफो का है तो मोरफो का ड्राइवर होना चाहिए। सो गाइज़, अगला पॉइंट है, हम AI के फील्ड्स में बात करेंगे। अब AI के फील्ड में सबसे पहली चीज़, आपको ChatGPT वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। हालांकि मैंने एक इसका पूरा का पूरा ये जो सामने आपके दिख रहा है, ये मैंने पूरा का पूरा ChatGPT से ही बनाया है, और ये बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है। इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम, जैसे एक्सेल की प्रॉब्लम हो, या फिर अगर कोई आपको एप्लीकेशन लिखना हो, या फिर कोई कंटेंट आपको बनाना हो, कुछ भी कुल मिला के अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है और आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो मे भी ये उसका सॉल्यूशन दे देता है। तो अगला सॉफ्टवेयर है गाइज, वेबसाइट है remove.bg। ये जो वेबसाइट है remove.bg, ये किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम लोग इमेज के बैकग्राउंड जो है फ़ोटोशॉप से हटा सकते हैं, पर ये थोड़ा जल्दी चीज़ों को कर देता है, इसलिए मुझे ज़्यादातर इसी की ज़रूरत पड़ती है बैकग्राउंड को हटाने के लिए। ये तुरंत ही 1 मिनट भी नहीं लगते, ये तुरंत बैकग्राउंड को हटा देता है। रेमनी प्रो, जैसे कि अभी गाइज मैंने इसके बारे में बात किया था, ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो रेमनी को किसी भी इमेज को है ना वो इन्हेंस कर देता है। अगर कोई इमेज है आपने स्कैन किया 300 DPI में फ़ोटो में, तो उसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी ख़राब आती है, पर अगर आप उसको ना रेमनी प्रो में डाल दोगे तो उसको वो एकदम प्रॉपरली एकदम फिट करके एकदम अच्छे से करके दे देगा, है ना। उसकी जो पिक्सल्स जहाँ फटे रहेंगे उसको सही करके वो दे देगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इमेज टूल्स के बारे में, जैसे कभी कभी कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमें PDF का इमेज इंक्रीज़ कराना होता है, तो उसके लिए मैंने ये आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से कर सकते हैं। PDF को कंप्रेस कर सकते हैं, इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, इमेज साइज़ बढ़ा सकते हैं। लास्ट में है गाइज स्निपिंग टूल।
इस टूल का यूज़ करके आप कहीं भी किसी भी समय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कह रहा है बंदा कि हमें उस चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहिए, आप किसी का फॉर्म भर रहे हैं, अब वो ऑप्शन उसको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल का यूज़ करके ले सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है, इसको जब आप ओपन करेंगे ना, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके नीचे थोड़ा आएंगे तो इसके बारे में सारी डिटेल दी है, जैसे कि विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करके इस टूल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या फिर अपने सर्च बार में जाके विंडोज़ के बगल में जो होता है वहाँ पे इसको सर्च करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सॉफ्टवेयर गाइस जो आपको जन सेवा केंद्र, अगर आप नए हैं तो इसमें आपको मदद करेंगे। और अगर कोई सॉफ्टवेयर हमसे छूट गया हो तो कमेंट में उसको बता दें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।